क्वेश्चन नंबर 40 जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में किस तरह का प्रोविज़न है। लिखा हुआ है मिस्टर ए परचेज्ड एन एसेट। अच्छा, मिस्टर ए ने एक एसेट एक्वायर की है 1179 को 1 लाख में, क्लियर है। और इसका एफएमवी है 1 अप्रैल 81 को कितना, 2 लाख। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक 81 को 75,000 है और 1185 को 50,000 है, यही तो दिया है। मिस्टर ए ने ये एसेट गिफ्ट कर दी है किसको, टू बी, ऑन 1188। मिस्टर बी ने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बियर किया है 1198 को, सॉरी 1091 को, हाँ या ना, कितना, 25,000। मिस्टर बी गिफ्ट द एसेट टू मिस्टर सी। मिस्टर बी ने ये एसेट गिफ्ट कर दी टू सी को, हाँ या ना, 1198। करेक्ट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इस पर दिया है 112,000 को 30,000, हाँ या ना। मिस्टर सी ने ये एसेट सेल कर दी 112,013 को 25 लाख। ये क्वेश्चन है। हमने कहा था कि जब ए से बी को गिफ्ट होगा तो सेक्शन 47 आ जाएगा। ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, याद आया। और कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा किसके हाथ में, ए के हाथ में। ए ना ट्रांसफ़र कर रहा है, किसके हाथ में, ए के हाथ में। तो प्रीवियस ईयर कब शिफ्ट कर रहा है, 1188 ना, तो 87 88, असेसमेंट ईयर 88 89 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47, दैट्स इट। ये आपको लिख देना है। क्लियर हुआ, झंझट खत्म। अब मिस्टर बी ने ये एसेट ट्रांसफ़र की किसको, किस ईयर में ट्रांसफ़र की है, 1198 यानी 97 98। तो फिर प्रीवियस ईयर 97 98, असेसमेंट ईयर 98 99 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47, दैट्स इट। ये भी हो गया। अब मिस्टर बी से सी को आ गया। सी ने इस एसेट को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया। तो प्रीवियस ईयर कब की बात है ये, 12-13, और असेसमेंट ईयर 13-14 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पीरियड ऑफ होल्डिंग। नाउ टेल मी व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ। यहां से कंसीडर करोगे, यहां से कंसीडर करोगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई। अट्ठासी से कितने लोग कहते हैं ये, कितने लोग कहते हैं ये, कितने लोग कहते हैं ये। हम कहते हैं प्रीवियस टू प्रीवियस ओनर। जब खरीदी गई थी ये एसेट, टू कब तक, कब तक, कब सेल की जा रही है, 31 दिसंबर 2012, बोलो ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बोलो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जरा बताना,
माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस टू प्रीवियस ओनर, 2 लाख को बेस ले ले, बोलो ना हाँ या ना, डिवाइडेड बाई क्या ले लेंगे, डिवाइडेड बाई बोलो का क्यों 100 लोगे, क्या लिखवाया था फॉर्मूले में, बार बार गलती कर रहे हो, क्या लेंगे, फॉर्मूला पढ़ो, CII फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द SSE। SSE ने कब होल्ड किया है इस एसेट को, 1198 को, 9798 का आप इंडेक्सेशन बताएं क्या है, कितना 331। अब बताएं आंसर, 5,14,000। चलो अब जरा हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताएं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताएं। सारा कैलकुलेट करें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट। हाँ बोलें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जरा बताएं, क्या इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, ये लेंगे या नहीं, क्यों, वो एफएमवी में शामिल हो चुका है, 1481 की एफएमवी में ये शामिल है, क्या ये लेंगे, लेंगे। जरा बताओ 50,000 डिवाइडेड बाई 852, 125, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगेन, ये 10,1091 का, नहीं ये कितना आएगा, हाँ बताएं, ये है। उसके बाद क्या इसको लेंगे, $389 इंटू 852, हाँ बोले, चलो क्लियर है। इसके बाद तो कुछ नहीं लेंगे। इस साल जो फाइनेंस एक्ट 2012 है और एक बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, जरा उसको नोट कर ले।
मंजुला जे शाह, मंजुला जे शाह का एक कोर्ट का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है। इन्होंने जो डिसीजन दिया है इसके फेवर में जरा बात करते हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा है इसमें? एक चीज स्किप नहीं नजर आ रही कहीं? कुछ कहीं अजीब लग रहा है कैलकुलेशन में? कहाँ? कितना लेना चाहिए था? पक्का ना? इसी को कंफर्म किया है किसने? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये रूल था, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या था? वेदर इंडेक्सेशन बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्टेड एसेट, वेदर इंडेक्सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द गिफ्टेड एसेट, जो इंडेक्सेशन दे रहे हैं गिफ्टेड एसेट के केस में, शैल अप्लाई फ्रॉम द ईयर इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, जो हम लोगों ने किया, और फ्रॉम द ईयर द सेम वॉज फर्स्ट एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर। अब फॉर्मूले के हिसाब से तो वी आर राइट, हाँ या ना? लेकिन लॉजिकली देखो तो हम लोग गलत है। इंप्रूवमेंट को हम लोग पहले से ले रहे हैं, एक्विजिशन को पहले से क्यों नहीं ले रहे? इसको एफर्म किया हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंजुला जे शाह के केस में। तो जरा इस चीज़ को लिख लें, इसको हटा सकते हैं हम? नहीं, बता दे रहे, चिंता ना करो। लिखो यहाँ पर, इसके आगे वेदर, जो मैंने क्वेश्चन रेज किया वो लिखो। वेदर indexation benefit, whether indexation benefit in respect of gifted asset, whether indexation benefit in respect of gifted assets shall apply from the year in which the asset was first held by the SSC, or from the year the same was first acquired by the previous owner, the same was first acquired by the previous owner। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। द सेम वॉज फर्स्ट एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर, क्वेश्चन मार्क लगाओ और ऊपर बड़ी हेडिंग दे दो इश्यू। क्वेश्चन के ऊपर जो सबसे ऊपर मेन हेडिंग है वहां पर दे दो इश्यू प्रीवियस ओनर। अब इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा किस केस में? मंजुला जे शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये आप नीचे लिखेंगे आंसर में, मंजुला जे शाह बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। डिसाइडेड, मंजुला जे शाह के आगे लिखेंगे आप लोग, डिसाइडेड द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डिसाइडेड द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ICOA, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गिफ्टेड एसेट। गिफ्टेड एसेट को आप अलग कलर से लिखेंगे। इन केस ऑफ गिफ्टेड एसेट, इन केस ऑफ गिफ्टेड एसेट, केवल हम गिफ्टेड एसेट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना। ये हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है केवल गिफ्टेड एसेट के केस में दिया है, बाकी चीज़ों के मामले में ये केस नहीं लगेगा। क्या ठीक है? बात समझ में आई? इन केस ऑफ गिफ्टेड एसेट हैज़ टू बी कॉम्प्यूटेड with reference to the year in which the previous owner को अलग कलर से लिख लेंगे। प्रीवियस ओनर फर्स्ट हेल्ड द एसेट, इस पूरे को आप रेड कलर से या अलग कलर से लिखेंगे। फर्स्ट हेल्ड द एसेट, प्रीवियस ओनर फर्स्ट हेल्ड द एसेट एंड नॉट द year
and not the year in which the SSE and not the year in which the SSE became the owner of the assets. That's it. And not the year in which the SSE became the owner of the asset. And not the year in which the SSE became the owner of the asset. क्लियर है? अब देखो केस पलट गया. अगर ये केस नहीं आया होता तो हमारा आंसर यही रहता. बात समझना, ये केस नहीं आया होता तो हमारा आंसर यही रहता. अब बताओ हरिकेश, हम क्या करें? केवल इस 31 331 को हटा दो और क्या लिख दो? अब क्लियर हुआ? दैट्स इट. एंड दैट इज ओनली ड्यू टू दिस केस. टिल लास्ट ईयर दैट वाज नॉट एप्लीकेबल. लास्ट ईयर तक हम वही करते थे 331. अब जरा बताएं ये कितना आया? एग्जैक्ट आंसर बताएं. ये सही है कैलकुलेशन? देख लें एक बार. ये गलत है. 199 नहीं होगा, ज़रा देखें. 199 नहीं होगा, ज़रा देखें कितना आएगा. 25,000 का 10 10 91, तो 91 92 का कितना है? तब सही है. हाँ बताओ, आंसर बताओ. 28. दिस इज आवर आंसर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दैट्स इट. लिख ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट का केस आया है तो जाहिर सी बात है तुम लोग के एग्जाम के लिए भी उतना ही रेलिवेंट हो जाएगा ये. मंजुला जे शाह. बच्चा बोल रहे हैं अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इज इट मैंडेटरी टू रेफर द केस ऑल्सो? नॉट एट ऑल. बिल्कुल नहीं. कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. हाँ बोलो. ये याद रखना, केवल और केवल गिफ्टेड केस में लगेगा ये रूल, बाकी जगहों पर वही लगेगा फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी. कोर्ट का डिसीजन जो आया है केवल गिफ्टेड एसेट के केस में आया है, ये याद रखना. क्वेश्चन हटाएं. हटाएं, हो गया वो. क्वेश्चन नंबर 40 को लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट. 40 भी लिख दें मोस्ट इंपॉर्टेंट. समझ में आया?
देखें क्वेश्चन नंबर 41, मिस्टर राजा रिसीव्ड अ हाउस इन मई 2001 बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर गुरु। बात नहीं, ये मिस्टर गुरु की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1 अप्रैल 80 को, कितने में? 10 लाख को। द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मार्च 81 में था 2,55,000 और फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 3,40,000 नवंबर 92। एफएमवी दे रखा है 1 अप्रैल 81 को 9,14,000। हाँ, इसने एडवांस मनी फॉरफिट की है, हाँ या ना? कब की है? मार्च 2001 में। कितने रुपए? 3 लाख। मिस्टर गुरु ने ये एसेट दे दी थी मिस्टर राजा को, कब दी थी? मई 2001 में, हाँ या ना? मिस्टर राजा ने ये घर सेल कर दिया है मार्च 2013 में 1 करोड़ का। दैट्स इट। सबसे पहले बात करेंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गुरु। प्रीवियस ईयर 2001-2, असेसमेंट ईयर 2-3, नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47। चलो, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजा कब सेल किया? मार्च 2013 में, तो 12-13, असेसमेंट ईयर 13-14। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रीवियस ओनर से ले लेंगे और मार्च 2013 तक ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आ जाएगा? माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसको लेंगे? कितना? 10 लाख को। ये मेरे लिए लॉस है, तो हमने कहा था विच एवर इज द बेनिफिशियल टू द एसएससी। तो बेनिफिशियल क्या है? 10 लाख डिवाइडेड बाई 100। अब समझ में आया 100 क्यों, किस केस के कारण? चलो, इनटू 852, 85 लाख। अरे एडवांस मनी तो हम लोगों ने डिडक्ट की नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट की थी, तो प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी फॉरफिटेड को कंसीडर नहीं किया जाता। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या इसने कोई इम्प्रूवमेंट दिया है? प्रीवियस ओनर ने दिया है, क्या उसको लेंगे? प्रीवियस ओनर के कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को क्या कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसको $250 12,93,000 99,013। नेट आंसर कितना आया? 180,900। यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल।
क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 42, अल्फा लिमिटेड होल्ड्स, अल्फा लिमिटेड कंपनी है, 100% शेयर्स ऑफ गामा लिमिटेड। अच्छा, ये 100% सब्सिडरी है, हाँ या ना? चलो, अल्फा लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड ऑन 1180, इसने एक जमीन ली थी 1180 को, कितने में? और एफएमवी थी 1481 को 250। अच्छा, ये सेल हो गई है, ये क्या हो गई ज़मीन? किसको? गामा लिमिटेड को। कब सेल हुई है? 1/1/2005 को 8 लाख में, और गामा लिमिटेड ने फिर सेल कर दिया 30 जून 2012 को 25 लाख में। अच्छा, क्लियर है? सॉल्यूशन देखते हैं। इन द हैंड्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, प्रीवियस ईयर कौन सा? 1/1/2005 यानी कि 4/5, एंड असेसमेंट ईयर 5/6। नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47। बोलो। इन द हैंड्स ऑफ गामा लिमिटेड, किस साल ट्रांसफर किया है? 12-13। असेसमेंट एरिया 13-14। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, period of holding, starting from the holding period from the previous owner to 9th of June, long term capital asset, full value of consideration, minus index cost of acquisition। किसको लेंगे? 1 लाख या 2.5 लाख? जो बेनिफिशियल होगा। जब प्रीवियस ओनर के पीरियड ऑफ होल्डिंग ले रहे हैं तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इसके पास तो एसेट आई है कब से? 1/1/2005 से, तो यहाँ से इंडेक्सेशन देंगे कब से? 1/1/2005 से या 1/481 से? 1/481 कितने लोग बोलते हैं? क्यों? बोलो। 2005 से, हाँ है ना? दोनों ऑप्शन अब हमारे पास हैं। एक केस लॉ आया था, सुन लो। कोई देवी थी, केस लॉ आया था, उसमें कहा गया था नाउ द एसएससी हैज ऑप्शन ओवर हियर। यहां पर एसएससी को एक ऑप्शन है। बाकी केसेस की बात करें, गिफ्ट के केस में तो स्पेशली मंजुला जय शाह का केस आ गया। बाकी केस में एक ऑप्शन आया, डिस्प्यूट है इनकम टैक्स में और उस केस लॉ में। क्या है? डिस्प्यूट। उस डिस्प्यूट को दूर किया गया। अब आपके पास मर्जी है, या तो आप 100 से लेकर के चले, या तो आप 1/1/2005 से लेकर चले 4-5। बेटर ये है कि 4-5 ले ले। बेटर क्या है? 4-5, कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। जब इनकम टैक्स एक्ट में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट होता है, किसी भी एक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। उस एक्ट का क्या इंटेंशन है,
इस एक्ट का इंटेंशन क्या है? क्या इंटेंशन है? लोगों से जबरदस्ती एसएससीज के फेवर में काम करना या एसएससीज की जेब से टैक्स निकालना? फेवर में काम करना, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, एसएससीज के फेवर में काम करना। तो जहां पर कोई चीज डिस्प्यूट हो वहां पर हम वो डिसीजन लेंगे जो एसएससी के फेवर में होगा। क्या केवल यहां की बात नहीं कर रहे, आगे आने वाले समय की भी बात कर रहे हैं। जहां पर दो चीजें निकले तो हम लोग किस डिसीजन को बेस लेंगे? जो एसएससी के फेवर में हो। ठीक है ना? जहां किसी एक्ट में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट होता हो, एक डिपार्टमेंटल बेनिफिट होता हो, एक एसएससी का बेनिफिट होता हो, तो वहां पर यहां इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस ये नहीं होता कि डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचाना है, ये पर्पस नहीं है। ये एसएससी या लोगों के फेवर में बनाया गया एक्ट है। तो वहां पर हम डिसीजन भी लेंगे तो किसके फेवर में लेंगे? एसएससी के फेवर में। अगर आप 100 लेते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक, नहीं तो मेरे हिसाब से क्या आएगा? 3 से कितना? 480 एग्जैक्ट 480, बात खत्म। तो हम हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो 480 लेना है। क्या फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो 480 लेना है? आपका आंसर सही है। फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलते हैं, अगर आप इस डिस्प्यूट को लेकर के चलते हैं तो आप 100 ले लें, यू विल बी द बेनिफिटेड। बता दे रहे हैं 100 × 852 कितना आया? 21,30,000। कितना आया? 3,70,000। यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नोट करें तो इसमें हम लिखवाएं 2 लाइन, वो केस लॉ स्टडी मैट देना बाबू। तो हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गई मंजुला जे शाह के केस से कि हम लोग को प्रीवियस ओनर का अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर प्रीवियस ओनर का ले रहे हैं, तो हम इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से ले लें तो ज़्यादा बेटर है। कहीं पर यह नहीं बोला गया है कि आप CIF फॉर द ईयर इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी को आप कंसीडर ना करें। आपके पास दोनों ऑप्शन है। मंजुला जय शाह के केस से जाएंगे तो आप प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले रहे हो, प्रीवियस ओनर की होल्डिंग पीरियड ले रहे हो, तो प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन भी आप कंसीडर कर सकते हो। फॉर्मूले के बेस पर जाएंगे इंडेक्सेशन के, तो CIF फॉर द ईयर इन विच द एसेट वॉज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं और स्टडी मैट ने साफ साफ लिखा भी हुआ है इस मैटर को। क्लियर है? तो हम लोग बेटर क्या है, जहां पर एसएससी को बेनिफिट हो। एसएससी को बेनिफिट कहां होगा? जब प्रीवियस ओनर का भी इंडेक्सेशन हम कवर करेंगे। क्लियर? तो आप लोग जहां पर मैंने गिफ्टेड वर्ड लिखवाया था, मंजुला जे शाह का केस लिखवाया था गिफ्टेड रेड कलर में, उसको स्टार बनाकर नीचे फिर कोट करें। मस्ट बी सुटेबली मॉडिफाइड, मस्ट बी सुटेबली मॉडिफाइड, मस्ट बी सुटेबली मॉडिफाइड in all those cases, in all those cases where cost of acquisition, where cost of acquisition and period of holding of the previous owner is to be considered, is to be considered। तो जहाँ गिफ्ट वर्ड आपने रेड कलर से लिखा था उस पर स्टार लगा करके नीचे कोट करेंगे रेफरेंस देते हुए। अब क्लियर हुआ? पक्का?
तो अब आपका ये आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग सूटेबली मॉडिफाई कर लिए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 43 करो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। बीटा लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इधर देखें, बीटा लिमिटेड ने एक्वायर किए हैं किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स 180 को, कितने में, 1 लाख में। 1481 को इसकी एफएमवी थी 2 लाख। बीटा लिमिटेड फ्लोट्स अ न्यू कंपनी, अच्छा, जिग्मा लिमिटेड, एंड एक्वायर्स 100% शेयर्स ऑफ जिग्मा लिमिटेड, यानी ये 100% सब्सिडरी कंपनी है, बोलो ना, हाँ या ना, बोलो, कोई दिक्कत है इसमें। बीटा लिमिटेड सेल्स द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये शेयर्स इसको सेल कर दिए गए ऑन 1/1/2001 को, कितने रुपए में, 10 लाख में। ऑन 30 जून 2009 को, अच्छा 30 जून 2009 को जिग्मा लिमिटेड कन्वर्ट कर दिया शेयर्स को किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। व्हेन एफएमवी, और उस समय जो एफएमवी था वो था 15 लाख रुपए। ये जो स्टॉक इन ट्रेड है ये सेल कर दिया गया है, कब सेल कर दिया गया है, 31 दिसंबर 2012 को 17,50,000। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, कितने लोग इसका आंसर बता ले जाएंगे? भाई हम तो चार्ट बना दे रहे हैं, सबसे सिंपल तो कर ही दे रहे हैं। कितनी देर दें, 2 मिनट दें, 3 मिनट दें? क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। चलो सब लोग बताते जाना, जिससे पूछेंगे राहुल बताओ क्या करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें? स्टार्टिंग कित्थों करें? तफसीर बताओ। संजय ने सॉरी को लेटर लिखा है, हाँ बताओ। चलो, इन द हैंड्स ऑफ बीटा लिमिटेड, प्रीवियस ओन ईयर 1/1/2001, असेसमेंट ईयर, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन,
shares of Reliance Limited are sold to Sigma Limited. या ये कह सकते हो इसको एक वर्ड में, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड टू Sigma Limited, बोल सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड टू Sigma Limited which is 100% subsidiary company of Beta Limited, hence no capital gain would arise due to section 47. अच्छा, पहली चीज विड्रॉल ऑफ सेक्शन 47A, कब ये गलती मान ली जाती है, कब ये ट्रांसफर को टैक्सेबल कर दिया जाता है, मैंने बताया था जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने होल्डिंग को कोई एसेट ट्रांसफ़र की है और 100% सब्सिडरी कंपनी है और ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी है, तब तो वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सेक्शन 47 के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा अगर इन दो में से कोई एक गलती हो जाए। जिस दिन ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है उस ट्रांसफ़र के दिन से 8 साल के अंदर अगर ये एसेट जो ट्रांसफर्ड एसेट थी वो कन्वर्ट हो जाए स्टॉक इन ट्रेड में, यहाँ होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी ना हो, ठीक, तो इन दो केसेस में गलती मानी जाएगी और 155(16) का सेक्शन लग जाएगा। याद आया रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स वाला? क्लियर है? अब ये बताओ क्या सेक्शन 47A अट्रैक्ट हुआ या नहीं? सेक्शन 47A अट्रैक्ट हुआ या नहीं? जरा देखते हैं। 1/1/2001 में 8 साल जोड़ते हैं। 1/1/2001 में 8 साल जोड़ेंगे तो 31 दिसंबर 2008। आठ साल जोड़ने के बाद कितना आता है? 31 दिसंबर 2009 ना, 8 आएगा, सही है। पूरा 2001, 2002, 2003, पूरा 2008 तक 1/1/2001 है, ध्यान देना, ठीक है। ये 31 दिसंबर ना मानकर 8 साल जोड़ देना। चलो, यानी 31 दिसंबर 2008 तक अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट कब हो रहा है? ठीक, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज डन आफ्टर 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हाँ या ना? So, section 47A would not be attracted. ये भी क्लियर हो गया? तो ये गलती नहीं है, सब सही माना जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इन द हैंड्स ऑफ जिग्मा लिमिटेड। इसने कब सेल किया है? अच्छा, इसके पास दो प्रॉफिट निकलेंगे, एक तो कैपिटल गेन और दूसरा पीजीबीपी। सबसे पहले हम पीजीबीपी निकाल लें, हाँ या ना? तो प्रीवियस ईयर 12-13, असेसमेंट ईयर। जब कोई एसेट कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है तो कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाता है जिस साल ऐसा स्टॉक इन ट्रेड सक्सेसफुली मार्केट में सेल आउट कर दिया जाए। कौन सा सेक्शन था? एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन था सेक्शन 45(2). सेक्शन 45(1) था इंश्योरेंस कंपनी के केस में, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन वाला। सेक्शन 45(2) था हमारा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन वाला, हाँ या ना?
कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन 45(3) था, 45(2)(a) डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन 45(3) था किसी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का एडमिशन, कंट्रीब्यूशन करना। सेक्शन 45(4) था डिसोल्यूशन के केस में एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को। सेक्शन 45(5) था कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। याद आया? तो हम लोग यहाँ सेक्शन 45(2) की बात कर रहे हैं। तो दो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे, पहला तो पीजीबीपी कैलकुलेट होगा और दूसरा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। हाँ या ना? पीजीबीपी का मतलब जिस दिन स्टॉक कन्वर्ट हुआ है किसमें, जिस दिन स्टॉक कन्वर्ट हुआ है किसमें, कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुई है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, तो उसकी एफएमवी को ही हम मान लेते हैं कैपिटल गेन के पर्पज से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ, अच्छा पीरियड ऑफ होल्डिंग बता सकते हो? कौन बताएगा हमको पीरियड ऑफ होल्डिंग? 1180 से या यहाँ से? 1180 से। कब तक? कब तक? 29 जून तक। बहुत बढ़िया, 29 जून 2009, जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ है। अब क्लियर है? सेल तो इसी दिन हो गया था, लेकिन टैक्स हमने कब चार्ज किया? साल बदल गया, केवल साल बदला है, अदरवाइज टैक्स तो यहीं लग जाना था। क्लियर है? चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमवी को ले लेंगे। कितना? 15 लाख। तो अगर ये सेल है तो ये सेल मैंने किसको की है? खुद को की है, तो माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना? 15 लाख। तो मेरे लिए कॉस्ट है, मैंने अपने आप को ही वो सामान बेचा है। और सेल ऑफ स्टॉक कितने का है? 17,50,000। तो पीजीबीपी कितना आ गया? ये तो क्लियर है ना? चलो, ये एक मैटर खत्म। इसकी बात करते हैं माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तुम लोग को एक्चुअल कॉस्ट 43(1) की बात करो डेप्रिसिएशन के पर्पज से, तो वो देखो वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी बताया था। प्रीवियस ओनर की ही कॉस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या लेंगे? 2 लाख। क्लियर हुआ? 2 लाख डिवाइडेड बाई 100 ही करें। अब तो समझ में आ गया 100 क्यों करेंगे, 100 क्यों करेंगे? मंजुला जय शाह के कारण इनटू, हाँ कितना आया? दिस इज योर आंसर। ये लिख देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। या पीसीबी को लॉन्ग टर्म लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, बात नहीं, ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड गेट्स एमलगमेटेड विद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। अब ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ क्या हो रहा है? एमलगमेट हो रहा है। ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये ब्रुक बॉन्ड, ये एमलगमेट हो रहा है। बोलो ना, ये कंपनी खत्म हो रही है और इसमें ट्रांसफर हो रही है। ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड गेट्स एमलगमेटेड विद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ऑन 1/1/2002। कब हो रहा है ऐसा? ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड सोल्ड इट्स फैक्ट्री लैंड टू हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। लैंड को ट्रांसफर किया है कितने में? 10 लाख में। द सेड लैंड वॉज परचेज बाई, इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1197 को 1,50,000 और एफएमवी है 1,481 को 2,25,000। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कन्वर्ट्स द लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। (31 दिसंबर 2012) और उस दिन उसकी एफएमवी थी
15,50,000। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशंस। ये आपका है 1177, इसको आप थोड़ा सही कर लें, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। 1197 नहीं है 150, 1177 है, ठीक है। आंसर बताएं हमें। सॉल्यूशन, हाँ बोलो। सॉल्यूशन इन द हैंड्स ऑफ ब्रुक बॉन्ड। क्यों? पहले तो ये बताओ कि क्या कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड यहां पर एप्लीकेबल होगा? 47A। 47A की एप्लीकेबिलिटी जरा पीछे कॉपी पलटो। जरा देखो 47A लगता है केवल किस केस में? होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग के केस में। क्लियर है? 100%। जाहिर सी बात है इसमें एक कंडीशन और है, दो में से कोई एक गलती हो जाए। एक गलती 100% होल्डिंग कंपनी ना रहे तो क्या ये अमलगमेशन के केस में पॉसिबल है? नहीं। तो ये केस कब पॉसिबल था 47A? जब केवल होल्डिंग और सब्सिडरी का केस हो, हाँ या ना। और 29 फरवरी 88 का मैंने कोई एक लाइन बताई थी, जरा दिमाग पर जोर डालो और बताओ तो क्या बताया था? अमेंडमेंट इन सेक्शन 47। मैंने कहा था सेक्शन 47 में एक अमेंडमेंट हुआ था। इफ एनी कैपिटल एसेट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू होल्डिंग ऑन और आफ्टर 29 February 1988 एज ए स्टॉक इन ट्रेड, देन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 47 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। याद आया? याद आया कि अगर 29 फरवरी 1988 के बाद कोई कैपिटल एसेट को एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्डिंग सब्सिडरी को सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर करती है तो उसको हम सेक्शन 47 का एग्जेम्पशन नहीं देते हैं, वो तुरंत टैक्सेबल हो जाता है एज ए कैपिटल गेन। याद आया? पक्का कि भूल गए? भूल गए? भूल गए है ना? अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करती है 29 फरवरी 1988 के बाद, तो सेक्शन 47 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बात खत्म। अब जरा देखें इन द हैंड्स ऑफ बीबी क्या होगा? प्रीवियस ईयर 1-2 असेसमेंट ईयर 2-3 नो कैपिटल गेन ड्यू टू सेक्शन 47। अब आते हैं इन द हैंड्स ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। जानते हो ऐसा क्यों है? जानते हो ऐसा क्यों बना केस? 47A का अमेंडमेंट क्यों नहीं आया इसमें? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। होल्डिंग सब्सिडरी के केस में दोनों कंपनी जिंदा रहती है, ये भी कंपनी जिंदा है, ये भी कंपनी जिंदा है, तो जिसने गलती की उसको सजा दे दो अमेंड करके। इस केस में ऐसा नहीं है, ये कंपनी तो अब जिंदा है ही नहीं, 7 साल बाद फिर जिंदा नहीं करेंगे उसको, तो जो मर गया सो मर गया। अब क्लियर हुआ? नहीं। तो टैक्स ट्रीटमेंट सारा किसके ऊपर होगा? HLL।
अगर गलती करेगा तो इसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा, बल्कि इसी को ही भुगतना है। तो सारा टैक्स ट्रीटमेंट किसके हाथ में होगा? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के हाथ में, इन द हैंड्स ऑफ HLL। अब हमें ये नहीं मालूम व्हाट इज द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाँ या ना? तो प्रीवियस ईयर हम लिखेंगे ईयर इन विच स्टॉक इज ट्रांसफर्ड, स्टॉक इज सोल्ड। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अब हो जाएगा, केवल ईयर ही तो चेंज होता है, कैलकुलेशन तो सारा वही रहेगा, बोलो ना। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का लेंगे 1177 से लेकर कब तक, कन्वर्ट जब तक किया है 30 दिसंबर 2012। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 15,50,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 2,25,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बताओ 12 13 852 कितना आया ये? 19 लाख। लॉस कितना आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लॉस, नोट कर ले, नोट करें। ये 852 तुम्हारा है, किस दिन ट्रांसफ़र हुआ है? 31 दिसंबर 12 लिखा है उसमें। पंद्रह 50 में कब सेल कर रहा है? ठीक, नोट हो गया। you